हाय दोस्तों, आज आपका पॉलिटी का क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। हम स्टार्ट करते हैं। आपका भारत के संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय नियम 1773 से 1853 तक था। और ब्रिटिश ताज मतलब कि जब 1857 का विद्रोह जब हुआ था तो उसके बाद जो है ब्रिटिश ताज जो है अपने शासन अपने अधीन में कर लिए थी। याद रखिएगा, ये 1858 से 1947 तक जो है ब्रिटिश शासन का ताज था, या ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। तो याद रखिएगा, जब ब्रिटिश सांसद 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को क्या बने, तो बंगाल का गवर्नर जनरल। ये आप याद रखिएगा। टोटल 4 सदस्य हैं कार्यकारी परिषद में, ये भी ऐड करिएगा। हर का कितना कार्यकाल था, या 5वां। जो इंपॉर्टेंट है आपको याद करा रहे हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल जो बनाया गया तो वो था वैरन हेस्टिंग। याद रखिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और जो काउंसिल में था, याद रखिएगा, फ्रांसिस था, कैलवेरिंग था, मॉनसन था और बारवेल था। ठीक है, ये 4 को आपको अभी जस्ट बोले थे कि चार जो है आपका सदस्य था। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि गवर्नर जनरल में बंगाल के फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी से सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामले जैसे विदेशी नीति और मद्रास और बॉम्बे के प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष भी करना था। मतलब मद्रास और बॉम्बे जो है किसके अंडर काम करेगा, तो याद रखिएगा ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर काम करेगा। और इसी एक्ट के तहत 1774 में, याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा कब, उच्चतम न्यायालय की स्थापना। और ये हुआ था ये 26 अक्टूबर। याद रखिएगा 26 अक्टूबर। ये क्या हुआ, 26 अक्टूबर। ठीक है। अब है कि ऐसे मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। याद रखिएगा, जो मुख्य न्यायाधीश थे उसका नाम था एलिजा एम्पे। ठीक है। बाकी 3 जो है आपका HCL। एच से आपका क्या होगा, याद रखिएगा, हाइड नाम का आदमी था। सी से आपका चेम्सबर्ट था, और सॉरी हाँ चेम्सबर्ट था। और एल से आपका लिमेस्टर था। ठीक है। अब आपका क्या है कि कंपनी के कर्मचारी की निजी व्यापार करने तथा भारत से उपहार लेना नहीं था। याद रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है। अब आ गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जो कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया। याद रखिएगा, जो राजनीतिक कार्य कर रहा था वो अब नया आया गया, वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और व्यापारिक जो है वो करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, जो कि पहले भी करता था। इस एक्ट में निदेशक मंडल के कंपनी का व्यापार, याद रखिएगा, इसी को निदेशक मंडल को ही इंग्लिश में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला जाता है, मामले में अधीक्षण की अनुमति तो दी, परंतु राजनीतिक में जो है प्रबंधन के लिए आपका क्या है, ये नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। 1786 के अधिनियम में क्या है कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्राप्त था। याद रखिएगा, जो भी आपका गवर्नर जनरल है वो कुछ अगर कोई विशेष परिस्थिति आ गया तो वो अपनी परिषद को निरस्त कर सकता है और लागू भी कर सकता है। ये आपका 1786 आपका अधिनियम में था। ये लास्ट में गवर्नर जनरल के प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान इसी 1786 के अधिनियम। याद रखिएगा, प्रधान शक्ति मतलब कि आपका जो है कमांडर इन चीफ कह सकते हैं कि ये, तो और ये बनने वाला जो है सर्वप्रथम आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया था। 1793 का चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 में क्या हुआ था कि 1813 में चार्टर में पहली बार जो है भारत को शिक्षा की प्राप्ति के लिए 1 लाख रुपया खर्च उपबंध किया गया। याद रखिएगा 1813 में। दूसरा है कि कंपनी में भारतीय व्यापार का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा 1813 में जो है पूरा एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, मतलब कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं व्यापार करेगा, बाकी बहुत जितना है सब करेगा, जो भारतीय निवासी भी करेगा प्लस जो भी और विदेश से आए। लेकिन याद रखिएगा 1813 में चीन और चाय जो है सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। याद रखिएगा, चीन और चाय के व्यापार में सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का हाथ है, बाकी और कोई किसी का हक नहीं। लेकिन अब 1833 में जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। याद रखिएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, ये जो है आपका विलियम बेंटिक था।
ठीक है। इस चार्टर एक्ट में धारा 87 में क्या कहता है कि कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता है। देश के शासन प्रणाली में केंद्रीकरण कर दिया गया, याद रखिएगा, इसे केंद्रीकरण आपको 1833 में किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो भारत का प्रथम गवर्नर, याद रखिएगा कि अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो आप वैरेन हेस्टिंग मारिएगा, लेकिन अगर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो आप लॉर्ड विलियम बेंटिक मारिएगा। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। याद रखिएगा कि 1833 के बाद जो है कंपनी को जो है सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक कार्य, जो समस्त व्यापारिक कार्य जो है वो समाप्त कर दिया गया और भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। याद रखिएगा कि ये सिर्फ राजनीतिक कार्य ही कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य मतलब चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया, ये 1833 में। सर्वप्रथम मैकाले जो था वो कानूनी सदस्य के रूप में शामिल हुआ। इस एक्ट के तहत स्व परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट की नियुक्ति की योग्यता को मापदंड अपनाकर भेदभाव के आधार पर अयोग्यता को निषेध किया गया, मतलब भेदभाव के आधार पर अयोग्यता नहीं किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं 1853 क्या है। तो 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधेयी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। याद रखिए 1853 के चार्टर में विधेयी शक्ति जो था कार्यपालिका शक्ति से अलग कर दिया गया। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल के विधेयी परिषद की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर भारतीय विधान परिषद का नाम दिया गया। याद रखिएगा अगर पूछेगा कि बताइए कि भारतीय विधान परिषद, ये केंद्र विधान परिषद का जो है आपका स्थापना कब हुआ था, तो 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम में। सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली परीक्षा शुभारंभ किया, ये 1853 में। अब जरा देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बाकी और भी है इसमें, क्वेश्चन करने के बाद ये वाला हम एक्स्ट्रा जो है आपको कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो ये आपको पता है कि ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में 26 अक्टूबर 1774 को बना था, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें एलिजा एमपी था, बाकी तीन को जो है आपको नाम याद है। एक HCL से, एच से हाइट था, सी से चैम्बर और एल से जो है आपका लिमिस्टर था, ठीक है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित में कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है कि लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये गलत है। आपका मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, ये आपका सिर्फ न्यायाधीश थे, याद रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश आपका एलिजा एम्पे थे, ठीक है। तो केवल एक सही है। दूसरा क्वेश्चन है, चलिए आपका देखते हैं कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना मिलान है। तो देखिए अभी जस्ट पढ़े थे कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है आपका नियमित अधिनियम 1773 में लागू हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। बाकी जो आपका इंग्लिश मिशनरी में भारत के कार्य करने की अनुमति जो है ये आपका 1813 मतलब सी का 3 होगा, तो बी का 1 और सी का 3। बाकी जो नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है पीट्स का अधिनियम 1784 और गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो है आपका चार्टर अधिनियम 1833, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो पड़ी थी उसमें कौन कौन शामिल था, तो याद रखिएगा 1813 के चार्टर एक्ट शामिल था। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1827 ये भी शामिल था, प्लस प्राचार्य विद और आंग्ल विद विवाद, ये भी आपका यही तीनों के चलते, ये मतलब यही तीनों जो है आपका अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है आपका कि याद रखिएगा कि 7 मार्च 1835 में लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव से स्वीकृति कर भारत में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। चलिए अब आएगा किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सांसद ने चाय और चीनी, याद रखिएगा चाय और चीनी को छोड़ के बाकी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। याद रखिए 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ चाय और चीनी को छोड़ के बाकी जितना भी है उस पर चाय और चीनी पर जो है सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, बाकी जो भी है वो सब कोई कर सकता था व्यापार, ठीक है।
जबकि लेकिन 1833 में जो है एक अधिनियम आया जिसमें समस्त व्यापारिक कार्य जो है समाप्त कर दिया और कोई कहीं भी कैसे भी कर सकता है, कोई भी कंपनी। ब्रिटिश संसद में किस अधिनियम में भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो याद रखिएगा 1813, आपको बोले थे कि एकाधिकार को समाप्त कर दिया 1813। चलिए अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि बताइए कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय और चीनी को छोड़ के बाकी जो है समाप्त कर दिया। तो हाँ बिल्कुल सही, 1813 में चाय और चीनी को छोड़ के बाकी जितना भी व्यापार है वो सब कोई कर सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी भारत के जो भी व्यापारी भी हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन चाय और चीनी पे सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व है। चलिए, इसने कंपनी द्वारा अधिक अधिकार के लिए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज्य का संप्रभुता का सुदृढ़ किया। तो हाँ, ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ किया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण नहीं। भारत का जो राजस्व है वो आप 1858 के जो है आपका अधिनियम के तहत आए, तो ये आपका गलत है, तो केवल 1 और 2 सही है। चलिए अब जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप कि भारत के राजस्व 1858 के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद से सीधे नियंत्रण में लाया गया, जबकि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना था। विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया। चलिए 8 नंबर बोला है कि किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये आपका क्या है? चार्टर एक्ट 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन के देशज प्रजा पर अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुगत वर्ण अथवा किसी भी कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। यह वो पहला कानून प्रावधान था जिसने भारत के लिए प्रशासनिक पदों, याद रखिएगा, भारत के प्रशासनिक पदों को प्रवेश के मार्ग खोला। इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1861 के द्वारा पहली बार जो है भारत में विधायी परिषद को नामित सदस्यों के रूप में प्रवेश किया। अब याद रखिएगा कि प्रशासनिक पद भारत को दिया गया था, देना स्टार्ट किया गया 1833। ठीक है, चलिए तो ये आपका 1800 जो है 1773 से 1858 के पहले जो भी है 1833 तक, ये आपका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी ब्रिटिश शासन अपना कानून लाया था वो था। कुछ हम लोग थोड़ा सा डीप हम देख सकते हैं, क्योंकि इतना से आपका काम नहीं चलने वाला। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम फिर से रिपीट कर देते हैं, आपको याद रखिएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था कि सबसे पहले अगर बोलेगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, ये क्या हो गया, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यों का नियमित और नियंत्रण जो है, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का नियमित और नियंत्रण करने में सबसे पहला जो दिशा दिया गया था ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट है आपका कि पहली बार कंपनी में प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। याद रखिएगा, ये भी आपका सही है कि पहली बार जो है, ठीक है, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्र प्रशासन की नींव रखी। याद रखिएगा कि केंद्र प्रशासन की नींव जो है आपका 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया था। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो बोल रहा है कि प्रशासनिक पदों में जो भारतीय को सबसे पहले, लेकिन 1833 चार्टर एक्ट के तहत आया था। चलिए अब देखते हैं कि इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो याद रखिएगा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना गया था, पहला पॉइंट ये। और दूसरा ये है, कौन बना था? तो वैरन हेस्टिंग, ये भी याद रखिएगा। और 4 जो है आपका 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन हुआ था। याद रखिएगा 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन हुआ था। और पहले जो गवर्नर थे, याद रखिए, लॉर्ड वैरन हेस्टिंग, ये भी आपको पता है। दूसरा में है कि जो भी मद्रास और बम्बई का जो गवर्नर है वो किसके अंदर काम करेगा? कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करेगा, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंट ही अलग अलग था। तो ये भी याद रखिएगा ये पॉइंट। और अभी जस्ट आपको पढ़ाए थे कि कलकत्ता में 1774 में जो उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ था, इसमें जो है ये किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापना हुआ, जिसका मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश था। जो मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम पे, बाकी 3 जो है आपका HCL, बार बार रिपीट करते हैं। आपका हेडिंग है चेम्सबर्ड, जो भी है चेम्सबर्स और लिमिस्टर, याद रखिएगा। चलिए
अब जो है चौथा भी देख लीजिए कि कोई भी जो है कर्मचारी, जो कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कर्मचारी है, वो जो है निजी व्यापार नहीं कर सकता है तथा भारत के लोगों से ना ही उपहार ले सकता और ना ही रिश्वत ले सकता है। याद रखिएगा ये पॉइंट। लास्ट है आपका कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था, जो क्या करेगा, जो कंपनी पर नियंत्रण सशक्त रखेगा, जो कंपनी पर नियंत्रण, याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। चलिए 1781 का संशोधन अधिनियम क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अमेंडमेंट एक्ट 1781 पारित किया। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है और इसको जो है बंगाल जुड़ी, याद रखिएगा, बंगाल जुड़ी केयर एक्ट 1781 कहा जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी कह सकते हैं कि 1781 का संशोधन अधिनियम क्या था। इसमें 3 पॉइंट है, आप इसको याद रख लीजिएगा, टोटल 5। कह रहा है कि इस कानून में जो गवर्नर जनरल और जो 4 गो काउंसिल था, आपको अभी जस्ट बोले थे, को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। तो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत जो ये सब आता था अब नहीं आएगा, ये अपना स्वतंत्र काम करेगा, गवर्नर जनरल और उसका 4 गो काउंसिल उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्हें पद धारण के अधिकार से किए थे, याद रखिएगा। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान उनके की गई कार्रवाइयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। तो ये दोनों जो भी है आपका सेवक, कंपनी का सेवक प्लस गवर्नर और प्लस गवर्नर जनरल काउंसिल जो है न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त हो गया था। दूसरा है कि इस कानून, मतलब यही वाला 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। ये क्या है कि राजस्व संबंधित मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र के अधिकार के बाहर कर दिया। जो भी राजस्व संबंधित मामला है या राजस्व वसूली है, ये भी अब क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। तीसरा है कि जो कानून इस कानून में क्या हुआ था, कलकत्ता का जो भी निवासी है वो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। तो कलकत्ता का जो भी निवासी है, अगर कोई भी डिसीजन लेता है या कोई कानून तोड़ता है तो वो जो है सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आएगा। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई की गई कि न्यायालय जो है हिंदू की निजी कानूनों के हिसाब से हिंदू वाला, और जो मुसलमान के निजी कानून है उसके हिसाब से मुसलमान का वाद विवाद सुलझाया जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा, तीसरा नंबर। चौथा है कि इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी किया गया कि प्रांतीय न्यायालय, जो भी प्रांत न्यायालय है, प्रांत मतलब अभी जो आपका जिला दिख रहा है वही सब प्रांत न्यायालय है, ठीक है। तो स्टेट, राज्य, तो प्रांत न्यायालय की अपील जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ दायर हो। तो याद रखिएगा कि जो भी प्रांत न्यायालय का जो भी अपील है, प्रांत न्यायालय, याद रखिएगा कि कोई भी अगर प्रांत न्यायालय कोई भी अपील कर रहा है तो वो आप सर्वोच्च न्यायालय के पास आप नहीं जाइए, वो आप गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाके उस चीज़ को दायर कीजिए, जो भी केस है, चाहे कोई भी व्यवस्था हो। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जो 4 गो रहता है, हम आपको बार बार बोल रहे हैं, को प्रांत न्यायालय एवं काउंसिलों के लिए नियम विनिमय बनाने के लिए अधिकृत किया गया। तो ये 5 आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चूँकि इसमें जो है आपका क्वेश्चन से ज़्यादा डील किया गया है, तो अगर आप ये सब भी नहीं पढ़िएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का जो है लेवल अब बिहार में थोड़ा भास्ट हो गया है। चलिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को जो है दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ आपका सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784 के अस्तित्व में आया। तो वो जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के बाद 1784 में आपका एक्ट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट आया था। याद रखिएगा, जो पिट्स जो था वो आपका ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था, याद रखिएगा, और वो सबसे कम मतलब 24 साल की उम्र में ही प्रधानमंत्री बन गया था। ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो है और चीज़ है आपका, याद रखिएगा, जब पिट्स इंडिया के पहले जो है 2, एक डंडाज अधिनियम और एक जो है फॉक्स विधेयक
पारित हुआ था। डंडास जो है ये आपका 1783 में, और ये भी 1783 में, लेकिन ये आपका अप्रैल में हुआ था, ये आपका नवंबर में होता। तो याद रखिएगा, थोड़ा बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या था इसमें 1784 में। तो याद रखिएगा कि 1784 में सबसे इम्पॉर्टेंट आप ये याद रखिएगा कि इसने कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक को क्या कर दिया, अलग कर दिया गया। राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया, और जो राजनीतिक कार्य देखेगा, जो राजनीतिक मामलों के कार्य करेगा, वो कौन करेगा, नियंत्रण मंडल, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और जो निदेशक मंडल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो व्यापारिक मामले को देखेगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यापारिक मामले को निदेशक मंडल, याद रखिएगा, व्यापार मंडल निदेशक मंडल, व्यापार कौन करता है, मंडल जी, और नियंत्रण, राजनीतिक में नियंत्रण कौन करता है, तो नियंत्रण बोर्ड। तो ये आपका ऐसा ट्रिक से याद रखेगा। एक नए निकाय का गठन किया, तो पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ और सिर्फ निदेशक मंडल था जो दोनों राजनीतिक और व्यापारिक दोनों करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ हुआ। तो याद रखिएगा, द्वैध शासन की व्यवस्था का आपका ये आरंभ हुआ। तीसरा है कि नियंत्रण बोर्ड, अभी जस्ट जो आपको बोले, जो राजनीतिक जो है मामला को देखता है, को यह शक्ति दी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक और सैन्य और राजस्व गतिविधियों के अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। याद रखिएगा, तो जो भी नागरिक का, सैन्य सरकार का जो भी राजस्व गतिविधि हैं, उसको जो है कौन कंट्रोल करे, तो नियंत्रण बोर्ड। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला है, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र में पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। याद रखिएगा कि पहली बार अगर ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, तो वो जो है इस अधिनियम के तहत कहा गया। और दूसरा है कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों को, इसके प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा कि पूर्ण प्रशासन नियंत्रण जो प्रदान किया गया था, ये आपका 1784 मतलब कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करेगा, तो याद रखिएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण महालेखक, नियंत्रण मंडल, और एक क्या है, नियंत्रण बोर्ड। याद रखिए, निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड का स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ये जो है, अगर पूछेगा आपका कि बताइए कि कंपनी के अधिकृत भारतीय राज्य के लिए ब्रिटिश ताज का स्वामित्व के दावे का प्रथम वैधानिक दस्तावेज। तो प्रथम वैधानिक दस्तावेज जो है आपका क्या है, यही 1784। अब है आपका 1786। ये इंपॉर्टेंट है। 1786 जो है ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है कुछ शर्त रखा था कि हम बंगाल के गवर्नर जनरल नियुक्ति तभी होंगे जब मेरी कुछ दो शर्त मांगी जाए। तो कॉर्नवालिस ब्रिटिश सरकार को बोला कि ठीक है हम बनेंगे, लेकिन कॉर्नवालिस की जो दो शर्त थे पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद वो जो है यहाँ का आपका बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा। याद रखिएगा, उससे विशेष मामलों में अपनी काउंसिलिंग के निर्णय का अधिभावी करने अथवा ना मानने का अधिकार है। अब मान लिया जाए कि क्या है कि आपका जो ये कॉर्नवालिस है, तो कॉर्नवालिस के साथ जो आपका चार काउंसिलिंग था, तो वो भी अपना डिसीजन देता था, और ये गवर्नर जी भी आपका डिसीजन देता था। तो क्या होता था ना कि कभी कभी टैली नहीं कर सकता था, तो उसका डिसीजन कभी कभी गवर्नर जो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल है, ये अपना डिसीजन कुछ अलग देता था। तो ये क्या हुआ कि ऐसा वैरन हेस्टिंग के साथ हो चुका था, इसलिए कॉर्नवालिस ये जानता था, इसलिए वो बोला कि पहले जो है हमारा जो भी काउंसिलिंग का निर्णय है वो हम माने या ना माने ये मेरी मर्जी। तो पहला ये था। और दूसरा, उसने सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया गया। तो बोला था कि ठीक है अब जो है हमें सेना में कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए। याद रखिएगा कि हमारे जो है सेनापति में सबसे जो सर्वोच्च है कमांडर इन चीफ का पद दिया जाएगा। तो याद रखिएगा कमांडर इन चीफ जो है सबसे पहले कौन बना था आपका, तो याद रखिएगा कॉर्नवालिस बना था। ठीक, उपयुक्त शर्तों को 1786 में कानून के प्रावधानों के रूप में जोड़ दिया। ठीक है, अब जो है अब आएगा कॉर्नवालिस 1793 के चार्टर एक्ट जो है 1793 में जो कॉर्नवालिस लाया था। तो क्या है जरा 1793 के चार्टर कानून को जरा देखते हैं। तो देखिए, इस कानून में निम्नलिखित विशेषताएं थी। क्या था 1793 में, तो याद रखिएगा इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस तो खैर होगा ही,
कि दी गई जो काउंसिलिंग के निर्णय के ऊपर अधिक शक्ति और भविष्य में सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसी के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया। तो जो भी डिसीजन हो, चाहे वो गवर्नर जनरल ले रहा है, प्रेसिडेंसी का जो भी है, वो सब जो है ये खुद ही लेगा। याद रखिएगा, शक्ति के भविष्य में सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसी के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया। ठीक है। दो में है कि इसने गवर्नर जनरल के अधीनस्थ बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। तो बॉम्बे और मद्रास में जो प्रेसिडेंसी है, तो इसमें जो है वो अपना नियंत्रण बहुत ज़्यादा स्थापित किया था। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। तो लिखा हुआ है कि इसने भारत पर व्यापार का एकाधिकार को अगले 20 साल की अवधि तक बढ़ा दिया। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। और 2 पॉइंट है कि कमांडर इन चीफ तो ये बन ही गया। गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। काउंसिल की सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी और बशर्ते है कि उसे उसी रूप से नियुक्त किया गया हो। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब बोला कि भारत के राजस्व से पैसा दिया जाएगा। तो ये आपका 1793 आपका एक्ट, याद रखिएगा 1793। ठीक है, 1793 आपका चार्टर कानून। तो ये आपका चार्टर कानून था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब आपका जो है 1793 तो आपको बता दी कि सर्वोच्च सेनापति, जिसको कमांडर इन चीफ बोला जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, ये भी। और आपका अब है 1813। क्या है भाई 1813? तो इस अधिनियम में की विशेषता इस प्रकार है। क्या है कि 1813 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1813, 1833, फिर 1858, इसी तरह ये जो है आपका यहाँ तक आपका खत्म हो जाएगा। तो इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार, जो भी व्यापार एकाधिकार जो कंपनी का था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, को समाप्त कर दिया। हाँ, तो 1813 में अभी जस्ट इसका क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे। यानी भारत व्यापार के सभी ब्रिटिश व्यापारी के लिए खोल दिया गया। जितना भी ब्रिटिश का व्यापारी था, ब्रिटिश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी था और भी कंपनी था, तो ये जो है बोला कि नहीं, अब जो है भारत में जो भी व्यापार करेगा तो सभी मिलके करेंगे, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं करेगा। तभी मतलब सब करेंगे, ईस्ट इंडिया में कंपनी भी करेगा। तब भी इस कानून ने चाय और व्यापार, लेकिन याद रहे कि चाय और चीनी का व्यापार सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा। याद रखें, एकाधिकार को बहाल रखा। दूसरा पॉइंट है कि इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा को प्रभुता को प्रकट वो स्थापित किया। तो बोलेगा कि कौन सा कानून ऐसा था जिसमें जो है कंपनी शासित जो क्षेत्र है को अब जो है ब्रिटेन वाला कह रहा है कि ये मेरा मतलब राजा की प्रभुता को प्रकट वो स्थापित किया। तो ये आपका 1813, ये आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखें। तीसरा है कि अभी जो है ईसाई मिशनरीज जो है भारत में आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति, मतलब ईसाई मिशनरी जो है लोग को क्या करेगा, उसको जागरूक करेगा, उजागर करेगा, शक्ति देगा। ठीक है, चलिए अब देखें। चौथा है कि इस कानून में भारत के ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। तो पश्चिमी शिक्षा का प्रसार जो है इसी अधिनियम के तहत किया गया। याद रखिएगा, शिक्षा का। इस कानून में भारत के स्थानीय सरकारों की व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। याद रखिएगा कि इस कानून ने भारत के स्थानीय सरकार, जो भी भारत का स्थानीय सरकार है, को व्यक्तियों पर, मतलब स्थानीय सरकारों के व्यक्ति जो भी हैं उस पर जो है कर लगाया जाएगा। कर भुगतान नहीं करने पर उसे दंड भी दिया जाएगा। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब जो है 1833 है कि ब्रिटिश भारत में केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। अब 1833 में क्या है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए कि 1813 हो गया, 1833। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार है। किस प्रकार है? तो याद रखिएगा कि 1833 में क्या हुआ था। और याद रखिएगा जब 1833 जब आपको बोलेगा तो याद रखिएगा विलियम बेंटिक का, विलियम बेंटिक। तो इसका मतलब पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब क्या बन जाएगा, वो भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। और बनने वाला पहला कौन था? विलियम बेंटिक। याद रखिएगा, भारत का गवर्नर जनरल, जिसमें सभी नागरिक, जो भी नागरिक है और सैन्य शक्तियां निहित थी, जो भी सभी नागरिक का सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसमें ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण किया गया। याद रखिएगा कि पहली बार जो है इस अधिनियम में ऐसा सरकार का निर्माण किया था
ये अधिनियम के तहत जो ब्रिटिश जो भी कब्जा किया है जो संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर, उसका पूर्ण नियंत्रण होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो ये आपका छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कोई कोई एग्जाम में आपका पूछता है। अब यह है कि इसने मद्रास और बम्बई का जो गवर्नर था को विधायिका संबंधित शक्ति से वंचित कर दिया। कोई भी विधायिका शक्ति जो है गवर्नर जो है मद्रास और मुंबई का से छीन लिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। तो बेंटिक को जो है अब जितना भी विधायक ब्रिटिश भारत पर कब्जा, भारत के जितना भी क्षेत्र पर कब्जा किया है उसमें जो है जितना भी विधायक शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ जो है किसको दे दिएगा, असीमित अधिकार दे दिया। किसको? विलियम बेंटिक को। याद रखिएगा वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। इसके अंतर्गत पहली बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया। तो इसके अंदर पहले बनाए गए कानून को क्या है? नियामक कानून कहा गया। और नए कानून के तहत बने कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। तो जो पहले जो बनाया गया था कानून, अब उसको पहले जो बनाया गया था उसको नियामक बोला गया। लेकिन अब जो 1833 के बाद अब जो बनेगा या तो वो एक्ट होगा या तो अधिनियम होगा। याद रखिए, या तो एक्ट होगा या तो अधिनियम होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1833 और भी कुछ होगा, देख लेते हैं। तीसरा नंबर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। तो जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर, तो ईस्ट एक व्यापारिक निकाय के रूप में जो भी है ईस्ट इंडिया कंपनी पहले था, वो उसके जितना भी वो गतिविधियाँ जो है उसको समाप्त कर दिया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। अब जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था देखेगा। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र जो है ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। तो जो भी आपका कंपनी के अधिकार वाला क्षेत्र था वो ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारी के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। याद रखिएगा कि या तो ब्रिटिश राजशाही या उसका कोई भी उत्तराधिकारी अंग्रेज था, उसके अंदर में ये जो है कब्जा में रह गया। ये आपका तीसरा है। याद रखिएगा, तीसरा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रशासनिक निकाय बन गया था। याद रखिएगा। अब जो है चार्टर एक्ट 1833 के बारे में और भी देखें कि सिविल सेवकों को चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। तो आपसे पूछते हैं कि सबसे पहले जो है सिविल सेवा का जो शुरुआत किया गया भारत में, तो सबसे पहले कब स्टार्ट किया? 1833 में। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्य या रोजगार का हासिल करने के वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब कि सिविल परीक्षा या कुछ भी देगा तो वो भारत को भी दिया जाएगा, उसको वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया। तो ये जो प्रावधान है ये जो है रोजगार वाला, ये आपका क्या है, आपको ख़त्म कर दिया गया। चलिए, ये है 1853। याद रखिएगा 1853 पढ़ना है। अब फिर जो है आपका 1858। ठीक है, इसके बाद जो है आपका ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाएगा। चलिए, 1793 और 1853 के दौरान क्या हुआ था? ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखलाएं में यह अंतिम अधिनियम है। याद रखिएगा, 1793 से 1853 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर और अधिनियम का श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। याद रखिएगा, 1793 से लेकर 1853। ठीक है, अब आपका क्या है कि 1793, 1813, 1833, लास्ट में 1853। तो 1, 2, 3, 4, ये 4 है जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चार्टर अधिनियम है। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। तो भाई संवैधानिक दृष्टि से आप देखते हैं आगे क्या है कि इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार है। तो पहला क्या है कि इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद, याद रखिएगा, जो गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। तो जो भी आपका गवर्नर जनरल की परिषद जो था उसका जो विधायक शक्ति था और प्रशासनिक शक्ति था उसको 1853 अधिनियम में ख़त्म कर दिया गया। मतलब अलग अलग कर दिया, ख़त्म नहीं किया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। तो 6 नए पार्षद और जोड़े गए। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। दूसरा बात और आपको बोल रहा है कि इन्हें विधान परिषद कहा गया।
तो पहला बार जो विधान परिषद का बात हुआ था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, 1853। पहला बार विधान परिषद का बात कब कब किया गया था? 1853 के अधिनियम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और जो है आपका ये है, दूसरे शब्द में इसने गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया। गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया, जिसमें भारतीय मतलब केंद्र विधान परिषद कहा गया, जिसे भारतीय विधान परिषद या केंद्र विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार जो है सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मिशनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपका याद रखिएगा कि इस प्रकार विधायक की पहली बार सरकार में विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मिशनरी और प्रक्रिया की ज़रूरत है। अब जो है आपका दूसरा है कि इसमें सिविल सेवकों को भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। ये आप याद रखिएगा, ये आपका 1853 में ही खुली प्रतियोगिता परीक्षा का व्यवस्था शुरू किया गया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेविका भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेविका का संबंध मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। याद रखें, मैकाले समिति। आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा नंबर है कि इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र में इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया, लेकिन पूर्व अधिनियम के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय पर निर्धारित नहीं किया गया था। इससे जो है स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जाता है। चलिए, अब जो है आपका फिर जो है 4 नंबर है कि इसके कहाँ गया, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्र विधान परिषद के स्थानीय प्रतिनिधि प्रारंभ किया। याद रखिए, विधान परिषद सबसे पहले 1853 में स्थापना किया गया था, या विधान परिषद जो है एक पद 1853 में स्टार्ट हुआ। गवर्नर जनरल के परिषद में जो है, गवर्नर जनरल का जो परिषद है, इसमें 6 नए सदस्य में 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाना था। तो ये जो है आपका टोटल 1833 तक आपका ख़त्म हो गया। और ये जो है ताज का शासन जो है 1947 आपका दूसरा लेक्चर में। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार इसको रिपीट कीजिएगा और देखिएगा, क्योंकि कि याद रखिएगा कि आपका एक एक पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्रूशियल है। चलिए अब जो है अगला सेशन में आपका स्टार्ट करेंगे। वैसे एक चीज़ है, आप देख लीजिए, बिहार नहीं, आपका अमेरिका और जो है आपका भारत में अंतर। अमेरिका में जो है 100 दिन में ही आपका जो है संविधान बनके तैयार हुआ था। अब भारत जो है 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। याद रखिएगा, अमेरिका में जो है संविधान का जो गुरु है उसे, या संविधान का जो पिता है उसे जेम्स मेडिसन को बोला जाता है, और भारत में जो है संविधान के पिता या संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है, ठीक है। दूसरा बात और याद रखिएगा कि सबसे छोटा अगर संविधान की बात करें तो ये आपका मोनाको का है। मोनाको का संविधान जो 3814 शब्द में है। और यूरोप की अगर महाद्वीप में सबसे पहले संविधान बना था तो याद रखिएगा नॉर्वे में बना था, कब? 1814 में, ठीक है। और जो है लिखित संविधान भारत का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। और भारत का जो शब्द है टोटल उस संविधान में 1,46,358, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको याद करना था। और बाकी चलते हैं अब अगले सेशन में। आपका जो बचा है 1858 से 1947 तक, ये आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। और बाकी जो भी है क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन के साथ आपको पहले क्वेश्चन किया जाएगा, उसके बाद फिर आपका डिस्कशन किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।